दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक सिग्निफिकेंट जजमेंट की, प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कोर्ट ने आज बेल ग्रांट कर दी आज 28 अगस्त को। तो ये जजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो जो इसका एसएलपी नंबर है, स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल नंबर 5416/2024। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है बेल के लिए, खास तौर से इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। उन केसेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट रहेगी आने वाले भविष्य में। तो हम इस आज के वीडियो में इस जजमेंट के मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट कहता है कि स्टेटमेंट गिवन बाय एक्यूज्ड while under custody in case under prevention of money laundering act to investigating officers of enforcement directorate incriminating oneself in another money laundering case would be inadmissible in evidence। यानी कि अगर मेरे ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसमें ही आप मेरे को उसी केस में जब मैं कस्टडी में हूं, आप एक और मेरे से कन्फेशन लिखवा लेते हो, ठीक है, और उसको मेरे अगेंस्ट यूज करना चाहते हो इन अनदर केस जिसमें मैं अरेस्टेड नहीं हूं, तो वो कोर्ट ने कहा है दैट इज इनएडमिसिबल। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर आप ईडी को कोई बयान देते हैं तो दैट इज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, राइट। तो कोर्ट ने यही कहा कि उस केस से रिलेटेड अगर वो नहीं है, इफ इट इज रिलेटेड टू अनदर केस, देन इट इज not admissible in the court in evidence, right? So this is the first point. Second, court said the court held that such a statement given by accused under custody cannot be treated as admissible under section 50 of prevention of money laundering act। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसकी काफी वैल्यू होती है, तो कोर्ट ने कहा कि उसको एडमिसिबल नहीं समझा जाएगा। While the accused was under custody in connection to with ED case, his statement was recorded by ED officers in connection with present case। यानी कि किसी और केस में कस्टडी में था और इस केस में भी उसका उन्होंने बयान लिख लिया और फिर उसको बंद कर दिया। मतलब उस टाइम तक इसमें जो है एफआईआर नहीं हुई थी, और फिर जैसे कस्टडी में लेते हैं तो फिर और चीजें निकलवाते रहते हैं पुलिस वाले, झूठी भी बनाते रहते हैं। तो उस चीज को कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है, राइट, कि अगर उस केस से रिलेटेड नहीं है तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दिस: व्हेन अ पर्सन इज इन जुडिशियल कस्टडी इन अनदर केस investigated by same investigating agency, whether the statement recorded for a new case in which arrest is yet to be shown and which is claimed to have incriminating materials against maker would be admissible in section 50 ऑफ पीएमएलए, राइट। तो ये सवाल था कोर्ट के सामने कि एक ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में अगर बंदा है और वो किसी दूसरे केस में जिसमें उसकी अरेस्ट शो नहीं की गई है अभी, वो उसके अगेंस्ट अगर वो कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल डिस्क्लोज करता है, तो क्या वो सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट में एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट हैज हेल्ड इन नेगेटिव and court said it would not be admissible in evidence। अब दोस्तों कोर्ट ने आगे क्या किया, कोर्ट ने विजय मंडल चौधरी की जो जजमेंट है दोस्तों, इसको डिस्कस किया। ये पीएमएलए केसेस के लिए लैंडमार्क जजमेंट है, राइट। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा: सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय ईडी ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट आर एडमिसिबल इन एविडेंस, राइट, दैट इज द लॉ if the statement is related to that case only, not to the other case, right? And at the same time, Vijay Mandal Chaudhary judgment added that whether protection of section 25 of Indian Evidence Act, which makes confession to police inadmissible in evidence, is available to an accused facing prosecution for offense under PMLA has to be decided on case to case basis। तो जो सेक्शन 25 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि पुलिस को जब हम कोई कन्फेशन देते हैं तो दैट इज इनएडमिसिबल इज अवेलेबल इनएडमिसिबल इन एविडेंस। तो कोर्ट ने कहा दैट दिस वुड बी डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस कि क्या ये जो डिफेंस है कि पुलिस को दिए स्टेटमेंट इनएडमिसिबल है,
this will depend on case to case basis and there cannot be a straight jacket formula for this thing, right? उसके बाद विजय मंडल की चौधरी की जजमेंट में दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा, हेल्ड दैट प्रोसिक्यूशन शुड सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग थ्री फाउंडेशनल प्रिंसिपल टू सीमेंट द लीगल प्रिजम्पशन दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, दीज थ्री फाउंडेशनल फैक्ट्स आर नेमली। तो नाउ ये दोस्तों एक सेकंड के लिए आपको याद रखने हैं क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये बात फिर आएगी। तो कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, property in question has been derived or obtained directly or indirectly as result of criminal activity, the concerned person is directly or indirectly involved in any process or activity, right? तो ये तीन फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं विजय मंडल चौधरी की जजमेंट के अगेंस्ट, जिसमें जो कोर्ट ने कहा, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये तीन पॉइंट जब ईडी बेल अपोज करे तो ये तीन पॉइंट जो है उन्हें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं होते हैं देन दैट बिकम्स अ फिट केस फॉर बेल। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट केस, वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट व्हेन एन अक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी अंडर पीएमएलए irrespective of case for which he is in custody, any statement under section 50 to same investigating agency is inadmissible against the maker, right? जो हमने भी कहा कि वो इनएडमिसिबल होगी। द रीजन बीइंग दैट पर्सन इन कस्टडी परसुएंट टू द proceeding investigated by the same investigating agency is not a person who can be considered as a person operating with free mind। तो कोर्ट कहता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कस्टडी में होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो फ्री माइंड से अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। It would be extremely unsafe to render such a statement admissible against the maker, as such a course of action would make contrary to all canons of fair play and justice, right? तो कोर्ट ने कहा that would be against fair play and justice। The court further held that a person in judicial custody not being a free person cannot be summoned by ED। मतलब जो जुडिशियल कस्टडी में है बंदा पहले से और वो बाहर नहीं है तो ईडी क्या उसको समन नहीं कर सकती। ईडी हैज टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ द कोर्ट विच हैज रिमांडेड हिम टू कस्टडी इन अदर केस टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी। यानी कि अगर कोई बंदा व्यक्ति कस्टडी में है और आपको उसके अगेंस्ट दूसरा मुकदमा दर्ज करना है या उसका बयान लेना है उसमें, तो आपको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी कस्टडी उसको दूसरे केस में कस्टडी में लेना पड़ेगा, तब आप उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैनॉट रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज इन योर कस्टडी, राइट? दैट इज व्हाट द gist of this discussion is। now finally द कोर्ट, जो मैंने भी तीन प्रिंसिपल बताए दोस्तों, अब उसके बारे में कोर्ट कहता है कि जब कोर्ट में ईडी बेल अपोज करने आए तो उसको वो तीन फैक्ट एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। द कोर्ट सेड इन व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ these three basic foundational facts that prosecution need to establish, the counter response to the bail application in original court is very significant in PMLA bail matters। In cases where public prosecutor takes a considered decision to oppose bail application, the counter affidavit of investigation agency should make out a cogent case as to how these foundational facts set out here and above are prima facie established in given case to help court at the bail application stage to arrive conclusion within the framework laid down in the विजय मंडल चौधरी, राइट? तो कोर्ट कहता है कि जो तीन फाउंडेशनल फैक्ट्स की हमने बात करी अभी पिछली स्लाइड में, वो फाउंडेशनल फैक्ट पहले आपको जब आप बेल अपोज करने के लिए आते हैं तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये प्राइमा फेसी कैसे एस्टेब्लिश हो गए हैं, राइट? उसी के बाद आप उसको कर सकते हैं। इट इज ओनली देयर आफ्टर द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 24 वुड अराइज एंड द बर्डन वुड शिफ्ट टू एक्यूज्ड, राइट? अगर वो तीन आपके फाउंडेशनली
फाउंडेशनल फैक्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुए, तो आप जो है बर्डन शिफ्ट नहीं होता एक्यूज के ऊपर सेक्शन 24 की जो प्रिजम्पशन है उसके अगेंस्ट। द काउंटर ऑफ बेल एप्लीकेशन शुड बी स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइज्ड एलेबाइट ब्रीफली द मटेरियल ऑट टू बी रिलाइड अपॉन टू एस्टैब्लिश प्राइमा फेसी द 3 फाउंडेशनल फैक्ट्स। यानी कि अगर ईडी बेल अपोज कर रही है तो ईडी को वो जो फाउंडेशनल फैक्ट्स जो ईडी कह रही है एस्टेब्लिश होते हैं, उसके लिए मटेरियल, क्या क्या मटेरियल पे वो रिलाई कर रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ईडी के पास, वो सब एट द स्टेज ऑफ बेल एप्लीकेशन ईडी को दिखाने पड़ेंगे। इट इज आफ्टर द फाउंडेशनल फैक्ट्स आर सेट आउट that accused will assume the burden to convince the court within the parameters of inquiry at the section 45 stage that the reason for the reason adduced by him there are reasonable ground to believing that he is not guilty of such offense। तो जो section 45 है, you know that it is the relating to the twin condition which you know an accused has to satisfy for grant of bail, राइट। तो कोर्ट कहता है कि वहां तक तो बात तभी पहुंचेगी जब आप वो फाउंडेशनल फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।